तो कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन एंड कंपाउंड, जो कार्बन है वो हमारे पूरी धरती में बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ की क्रस्ट के अंदर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। और हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कार्बन पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, जो हम खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। तो कार्बन जो है जैसे कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वुड, मार्श गैस, बायोगैस, इन सब में प्रेजेंट होता है। साथ साथ कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोनेट्स हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, ठीक है। कार्बन जो है वो एलोट्रोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होता है कार्बन। फिर आता है कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है। तो जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 4। तो अगर इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स का तो गेन करने पड़ेंगे, लूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते, क्योंकि इनको लूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और साथ साथ जो न्यूक्लियस है 6 प्रोटॉन का, वो 2 प्रोटॉन को हैंडल मतलब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आखिर में कार्बन के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसे फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ते हैं। तो जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं उन्हें कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब जो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी है कार्बन की वो 4 है, तो इसलिए कार्बन हम कह सकते हैं एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। कार्बन का एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम से, ठीक है। अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 2 पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हिस्टो मॉलिक्यूल आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक इसके 1 होगी, ठीक है। तो उससे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। सेम विद ऑक्सीजन एंड सेम विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो उसने 3 शेयर करे। ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो उसने 2 शेयर करे। तो ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड बनना है क्योंकि 2 पेयर शेयर हो रहे हैं। और नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड बनना है क्योंकि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसमें हम ऐसे बबल्स के फॉर्म में हम शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे CH4 है, C2H6 है, तो हमने ऐसे शो कर रखा है। अब अगर आपको पता नहीं तो कार्बन जो है, कार्बन 3 मिलियन से भी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स हमारी दुनिया में प्रेजेंट है। जी हाँ, हमारी पूरी दुनिया में कार्बन के कंपाउंड्स की अगर हम गिनती करें तो वो 3 मिलियन से भी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। अब आप सोच रहे होगे जो कार्बन है वो इतने सारे कंपाउंड कैसे बना सकता है। तो इसके लिए 2 प्रॉपर्टीज़ कार्बन के पास होती है। पहली होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन में कार्बन जो है वो बाकी कार्बन एटम्स के साथ बहुत ही सारे बॉन्ड्स में आता है, जिसकी वजह से वो जो है बाकी कार्बन एटम के साथ बहुत ही लंबी चेन है, ब्रांच चेन्स और क्लोज रिंग्स बनाता है। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। दूसरा, आपने पिछले साइड्स में पढ़ा था कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो इसकी वजह से जो कार्बन है वो 4 एटम्स के साथ यूजुअली अपना बॉन्ड बनाता है। सो इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। क्या तो वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे बाकी एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके कार्बन एटम्स के बीच में क्या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम एल्केन्स है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों की डेफिनेशन सेम है कि कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो एल्केन होगा, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या होता है? एन, जैसे मीथेन, इथेन।
ठीक है। इसके बाद आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जो जिनके कार्बन आइटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन कहलाएंगे, एल्काइन होगा तो सॉरी, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उन्हें एल्काइन बोलेंगे। इथीन है, प्रोपीन है, ठीक है। तो इनके यहाँ पे कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हैं और इथाइन और प्रोपाइन के कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस वजह से एल्काइन है। कार्बन के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे है, आपको पता होगा मिथ। देखो, अगर एक कार्बन आइटम है तो मिथ, दो कार्बन आइटम है तो इथ, तीन है तो प्रॉप, चार कार्बन आइटम है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन आइटम के बीच में तो एल्कीन, डबल बॉन्ड है कार्बन आइटम के बीच में तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है अगर कार्बन आइटम के बीच में तो एल्काइन, ठीक है। आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन कंपाउंड्स में जिसमें दो कार्बन कंपाउंड्स के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो वो आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो कार्बन कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। इसमें आप देख सकते हो नॉर्मल ब्यूटेन में चार कार्बन आइटम है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन अरेंजर है। आइसोब्यूटेन में क्या होगा कि एक कार्बन आइटम को हमने क्या किया, हमने नीचे भेज दिया, तो इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल गया लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो पेंटेन के तीन आइसोमर्स है, एक तो खुद पेंटेन है, दूसरा आइसोपेंटेन है और तीसरा नियोपेंटेन है। आइसोपेंटेन में हमने क्या किया कि एक कार्बन आइटम को बीच में भेज दिया, और न्यू पेंटेन में क्या है कि हमने दो कार्बन आइटम भेज दिए सेकेंड कार्बन के ऊपर और नीचे, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली फंक्शनल ग्रुप जो है क्या तो एक एटम अकेला एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा एटम मिलाकर भी एक फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली वो एटम्स होते हैं जो किसी कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। तो एक कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करने का काम उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अब क्या तो वो एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हेलाइड। हेलाइड क्या, हेलोजेन जो है, जो भी कहना चाहो, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ClBr होता है, यानी कि एक क्लोरीन का एटम या फिर एक ब्रोमाइन का एटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और ये जो है प्रेफिक्स इसका होता है, अगर आपका Cl है तो प्रेफिक्स क्लोरो हो जाएगा, अगर आपका Br है तो प्रेफिक्स ब्रोमो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3Cl है, ठीक है। तो मिथेन है ना, एक कार्बन है तो मिथेन हो गया, Cl आके में तो क्लोरो हो गया, तो क्लोरोमिथेन। C2H5Br, Br है तो ब्रोमो हो गया, C2 यानी कि इथ है तो ब्रोमो इथेन हो गया, ठीक है। अल्कोहल दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। जैसे CH3OH, तो यहाँ पे एक कार्बन आइटम है तो मिथ हो गया, OH है तो एनॉल हो गया, ठीक है, सॉरी ऑल हो गया, एन तो पहले से है। फिर C2H5OH, ठीक है। तो दो कार्बन आइटम हो गया तो एथ हो गया, एथेन, ठीक है, इथेन हो गया, और OH है तो ऑल हो गया अल्कोहल का, ठीक है, तो इथेनॉल। तीसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कार्बन आइटम, हाइड्रोजन आइटम और ऑक्सीजन आइटम के बीच में बनता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जो सफिक्स होता है वो एल होता है, अल, जैसे मिथेनल, ठीक है, और इथेनल। तो इसमें देख सकते हो कि आप दो कार्बन आइटम है तो इथेन आ गया, और फिर आप देख सकते हो कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है CHO का, तो इसमें अल आ गया है सफिक्स, ठीक है, तो मिथेनल बन गया। चौथा है कार्बोक्साइलिक एसिड। कार्बोक्साइलिक एसिड बेसिकली इसमें क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। इसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। फॉर एग्जांपल CH3COOH, तो इसमें कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट हैं, दो, तो कितने हो गए, इथेन, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो लास्ट में COOH है, तो COOH जहाँ पे भी सबसे लास्ट में आएगा समझ जाओ कि वो कार्बोक्साइलिक एसिड है, और कार्बोक्साइलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो क्या बन गया है, मेथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड, ठीक है। फिर फिफ्थ आता है कीटोन। कीटोन क्या होता है, कीटोन में आपका फंक्शनल ग्रुप आता है CO, जिसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, वही हमेशा इंटरमीडिएट कार्बन के बीच में होता है, हमेशा बीच में होता है। बाकी सारे जो होते हैं वो लास्ट में थे, लेकिन ये वाला जो कीटोन है हमेशा बीच में होता है।
ठीक है। और उसका सफिक्स होता है वो ओन होता है। फॉर एग्जांपल CH3CO, C2H5, तो इसमें कितने कार्बन आइटम है? 4 है, तो ब्यूट हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। और लास्ट में हम देख सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप है ओ, डबल ओ के साथ, ठीक है। तो कितना हो गया? ब्यूटेनॉल, ठीक, उसके साथ प्रोपेनॉल। तो आपको सफिक्स भी याद करने हैं, आपको फंक्शनल ग्रुप भी याद करने हैं, और आपको वो भी याद करना है, फंक्शनल ग्रुप के नाम। फिर आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है कार्बन कंपाउंड्स की जिसमें स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, लेकिन जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं ना वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन और इथेन ले लो। अगर मैं देखूँ मीथेन और इथेन के बीच में, तो कितना डिफरेंस बैठ रहा है एटम्स का? इथेन में 2 कार्बन है और मीथेन में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन एटम का डिफरेंस आ गया। इथेन में 6 हाइड्रोजन है और मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, तो कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया? 2 हाइड्रोजन का। तो क्या बन गया मेरा? CH2। ऐसे अगर आप प्रोपेन और इथेन का करोगे, ब्यूटेन प्रोपेन का करोगे, पेंटेन ब्यूटेन का करोगे, तो आप देखोगे सब में पाओगे कि सब में CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है कार्बन कंपाउंड्स की जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप सेम रहता है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड्स है वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। और अब देखो, अगर CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, इसका मतलब ये कि वो CH2 ग्रुप ऐड होता रहता है सब में, ठीक है। तो अगर CH2 ग्रुप ऐड होता रहेगा तो मॉलिकुलर फॉर्मूला बढ़ेगा, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, मॉलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा, ठीक है। एल्केन बेसिकली, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे n है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। अगर मुझे फॉर एग्जांपल पेंटेन का फॉर्मूला निकालना है, तो मुझे n की जगह 5 लिखना पड़ेगा, C5, और n की जगह 5 लगाओगे, 2 × 5 10, 10+2 12, तो पेंटेन का फॉर्मूला आ गया C5H12, ठीक है। इसके बाद एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। जैसे मुझे अगर ब्यूटीन का निकालना है, तो n की जगह 4 रख दिया, तो C4H2 × 4 C4H8 आ गया, ठीक है। इसके बाद एल्काइन, एल्काइन का होता है CnH2n-2, हो गया। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, पहले आता है कंबशन। कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट देते हैं। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे बर्न होते हैं, और वो आखिर में क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वाटर देते हैं और हीट और लाइट देते हैं। फिर सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमारा एग्जांपल दे रखा है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का। अगर हमें किसी भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 का इस्तेमाल करके हम इथेनॉल या को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमें हीट भी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट है, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, यहाँ पे दोनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऐड करें, क्योंकि इसकी वजह से सारा जो ऑक्सीजन है वो इथेनॉल में ऐड करे, जिसकी वजह से हमें इथेनॉइक एसिड मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करा जाता है बाय एडिंग हाइड्रोजन एंड बाय यूजिंग निकल और पैलेडियम कैटालिस्ट, ठीक है। तो जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस एंड बाय यूजिंग निकल और पैलेडियम कैटालिस्ट, तो उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि अनसैचुरेटेड को अगर मुझे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करना है तो मुझे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसी हाइड्रोजनेशन की वजह से हम अनसैचुरेटेड ऑयल्स को, यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स को, हम सैचुरेटेड ऑयल्स में या फिर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट का होना जरूरी है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, ठीक है। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर आइटम दूसरे आइटम को रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें सनलाइट में रखोगे तो वो क्लोरीन गैस जो है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। जैसे आपने मीथेन में क्लोरीन गैस से रिएक्ट करा, तो क्लोरीन के एक आइटम ने एक हाइड्रोजन की जगह ले ली, तो CH3Cl बन गया और HCl बन गया।
तो हर एक रिएक्शन के बाद HCl ज़रूर बनेगा, और जो एक क्लोरीन एटम है वो एक हाइड्रोजन एटम को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस कर देगा। इसके बाद आता है इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में और पढ़ते हैं। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH या फिर CH3CH2OH। ठीक है, जो एथेनॉल होता है उसको हम एथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली, ये कलरलेस लिक्विड है जिसके पास कलरलेस लिक्विड है और उसके पास एक अच्छी स्मेल है, प्लेजेंट स्मेल है और बर्निंग टेस्ट है। ठीक है, ये पानी में सोल्यूबल है। जैसे इथेनॉल का दूसरा नाम अल्कोहल भी है। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, अल्कोहल इसका दूसरा नाम है। तो ठीक है, तो ये कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, प्लेजेंट स्मेल है, सोल्यूबल है वाटर में। साथ साथ अगर ये एथेनॉल को अगर मैं सोडियम से रिएक्ट कराऊंगा ना, तो ये मुझे लास्ट में सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ON। ठीक है, और अगर मैं एथेनॉल को H2SO4 की प्रेजेंस पे रिएक्ट कराऊंगा ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इथीन मिल जाएगा, और इथीन के साथ साथ मुझे वाटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक डिहाइड्रेटिक एजेंट की तरह आर्ट कर रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, H2SO4 ने यहाँ पे क्या किया, H2SO4 ने इथेनॉल का सारा पानी निकाल लिया, जिसकी वजह से आखिर में मुझे सिर्फ एथीन मिला। ठीक है, इसके यूजेस क्या है? पहला तो ये अल्कोहल है, तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज़ होगा। दूसरा एक सॉल्वेंट है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि इट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट भी करता है। साथ साथ इसकी ये सब प्रॉपर्टी वैसे ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन में भी यूज़ होता है, ये टॉनिक्स में और सिरप्स में भी यूज़ होता है। इसके बाद आता है एथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम एसिडिक एसिड भी है, CH3COO है जिसका फॉर्मूला है। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगेन ये इथेनॉल की तरह कलरलेस लिक्विड है। इसकी पंजेंट स्मेल है, वो थोड़ी स्वीट स्मेल थी, लेकिन इसकी स्मेल थोड़ी पंजेंट है और थोड़ी सार है। ठीक है, और साथ साथ ये सल्यूबल है वाटर में। ठीक है, सल्यूबल है वाटर में, अगेन सेम लाइक दैट एथेनॉल। और अगर मैं एथेनोइक एसिड का एसिडिक एसिड का 5 से 8% पानी में डालूँ तो विनेगर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 5 से 8% एथेनोइक एसिड का पानी में डालूँ तो वो विनेगर कहलाएगा। फिर चौथी चीज़ आती है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में क्या होता है कि अगर मैं इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो मुझे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, यहाँ पे इन्होंने H2SO4 लिया, पर आप किसी भी एसिड के प्रेजेंस में अगर आप एथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन कराओगे, तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा विद अकम्पनीड विद वाटर। तो जो कंपाउंड आपका बनेगा उसे हम कहेंगे एस्टर। जो एस्टर होता है वो एक स्वीट स्मेलिक कंपाउंड होता है, जो कार्बोक्साइलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बनता है। ठीक है, इसका अगर मैं साइंटिफिक नेम बताऊँ इस एस्टर का, तो इस साइंटिफिक नेम है इसका एथाइल एथोनेट। ठीक है, और ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, इसलिए फ्लेयरिंग एजेंट्स में, परफ्यूम्स में यूज़ होता है। सपोनिफिकेशन में क्या होता है? सपोनिफिकेशन में जो आपको एस्टर मिल रहा है, आप उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हो, जिसकी वजह से आपको आखिर में आपको CH3COO और C2H5OH, यानी कि उल्टा है बिल्कुल। ठीक है, सपोनिफिकेशन में आपने एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा है, जिसकी वजह से आपको वापस एथेनॉल और एथेनोइक एसिड मिल गया। लेकिन इस बार जो एथेनोइक एसिड मिला है उसके आप देखोगे इसके साथ H नहीं लगा, आखिर में Na लगा है, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा एथेनाइल, इसलिए मैं इसको बोलूँगा सोडियम एसिटेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम एसिटेट। तो जो इथेनाइल इथेनोएट यानी कि जो एस्टर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट बनाता है, या फिर CH3COO बनाता है और एथेनॉल बनाता है। ठीक है, तो इसको सोडियम एसिटेट को या CH3COO को हम सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्साइलिक एसिड भी हम कह सकते हैं, और इस पूरे रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहते हैं। अगर मैं एथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराऊंगा, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसिटेट और वाटर बनेगा। ठीक है, और एथेनोइक एसिड को अगर मैं कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराऊंगा, तो मुझे अगेन क्या मिल जाएगा? एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो मुझे अगेन वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और सॉल्ट बनेगा, यानी कि CH3COO बनेगा, जो है मेरा सोडियम एसिटेट। ठीक है, अब आते हैं सोप पे। सोप क्या होता है? सोप होता है लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्साइलिक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है सोप मॉलिक्यूल का? तो एक सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट बेसिकली वो पार्ट होता है जो पानी के से रिपेल करता है, यानी कि जो आपका जो कार्बन चेन है ना, वो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो हमेशा वो बेसिकली वो वाटर रिपेलिंग होता है, यानी कि पानी से दूर भागता है। वो बेसिकली ऑयल की तरफ जाता है, जो डस्ट है उसकी तरफ, डर्ट की तरफ जाता है, और ये जो है ये ऑयल और ग्रीस में सोल्यूबल है।
वहीं पे दूसरा आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट आता है जो पानी की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, और ये ऑयल और ग्रीस में इनसल्यूबल है। तो ये डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। तो आप देख सकते हो हाइड्रोफिलिक पार्ट आपका होता है आयनिक पार्ट, ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो आपका होता है कार्बन चेन वाला पार्ट, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है, पानी से दूर भागता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है यानी आयनिक पार्ट होता है वो पानी की तरफ जाता है, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है ग्रीस और उसमें सोल्यूबल नहीं होता, वहीं पे हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। अब आता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पे क्या होता है कि जब हम सोप को पानी में डालते हैं, ठीक है, तो जितने भी सोप मॉलिक्यूल है वो डर्ट के चारों तरफ एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। और हर एक मिसेल के अंदर जो सोप मॉलिक्यूल है वो इस तरह से अरेंज होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है यानी कि जो कार्बन चेन वाला पार्ट होता है वो ऑयल की तरफ होता है, ऑयल से इंटरेक्ट करता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है यानी कि जो आयनिक पार्ट होता है वो वाटर से इंटरेक्ट करता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो एक तरह से पानी में जो है एक इमल्शन बन जाता है, ठीक है, लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन बन जाता है, और आखिर में फोर्स और एजिटेशन की वजह से वो पानी की मदद से उसको वॉश करते हैं तो वो सारा डर्ट निकल जाता है और आखिर में हमारा क्लॉथ क्लीन हो जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मिसेल जो है ऐसा इन्होंने ऐसे बना रखा है, ठीक है, एक ऐसा पार्ट बना रखा है अराउंड में। जैसे आप देख सकते हो ये जो सोडियम वाला पार्ट आप देख सकते हो ये क्या एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये वाटर से इंटरेक्ट करता है, ये हो गया। इसके बाद आता है लास्ट में हमारा डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स बेसिकली जैसे देखो जो सोप होता है इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ठीक उस तरह से डिटर्जेंट है इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। इसके साथ साथ जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बल्कि वो एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं जिसको हम स्कम बोलते हैं, ठीक है। तो जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, तो जो सोप्स है वो उन कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्ट नहीं कर पाता अच्छे से वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वो एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं जिसे हम स्कम बोलते हैं। वहीं पे जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, तो इस वजह से उस केस में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता बल्कि वहाँ पे अच्छा खासा लैदर बन जाता है। तो सोडियम और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस क्या होगा? सोडियम जो है वो इट इज़ अ सोप क्या है, इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहीं पे डिटर्जेंट है इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर सोप क्या है दूसरा डिफरेंस कि सोप जो है सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, अच्छे से क्लीन कर सकता है, लेकिन वो हार्ड वाटर में क्लीन नहीं करता, लेकिन डिटर्जेंट दोनों के साथ करता है, ठीक है। फिर जो सोप है वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता क्लोथ्स को जो डिटर्जेंट करता है, लेकिन वो बेसिकली डिटर्जेंट जो है ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर पाता है क्लोथ्स को एज़ कम्पेयर टू द सोप। अगर हम एक और चीज़ देखें तो सोप जो है हार्ड वाटर के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है लेकिन डिटर्जेंट नहीं बनाता है। सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वहीं पर जो डिटर्जेंट्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं। तो इसके साथ पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट।